कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके इतिहास पर प्रकाश डालिए। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। आरंभ में कथावाचक कहानी सुनाते थे, जिनका विषय किसी घटना का वर्णन, युद्ध, प्रेम और प्रतिशोध आदि हुआ करता था। सच्ची घटनाओं पर कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का समावेश होने लगा। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यमों से नायक के गुणों का बखान करने लगा। प्रश्न 2, प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ क्यों लोकप्रिय हुई थीं? सामान्यतः भारतीय गांवों के बुजुर्ग कुछ मनगढ़ंत कहानियों को भी सुनाया करते थे, परंतु यहाँ कहानियों से तात्पर्य लेखक द्वारा लिखित प्रमुख व प्राचीन कहानियों से है। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम थी। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विद्या का प्रयोग किया गया, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गईं जो विश्व प्रसिद्ध हुई। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। इस कथन के आलोक में कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, जिससे प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। सरल शब्दों में कहानी के ढांचे को कथानक कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में किसी कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है। कहानी कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए एक परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो मेरी कल्पना ना होकर संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्य से मेल खाती हो। प्रश्न 4, कहानी में द्वंद्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं तथा अंतर्द्वंद के कारण पैदा होता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होता है। कहानीकार अपने कथानक के द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। अतः स्पष्ट है कि कहानी में द्वंद्व का अत्यधिक महत्व है। प्रश्न 5, पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। स्पष्ट कीजिए। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है, क्योंकि कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण, दोष, उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने, उसके संवाद लिखने में होगी। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। प्रश्न 6, चरम उत्कर्ष से क्या अभिप्राय है? कहानी में चरम उत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए? जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक जिज्ञासा की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरम उत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। पाठक को यह भी लगना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं।
कहानीकार को कहानी के चरम उत्कर्ष का चित्रण अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति ही चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। प्रश्न 7, कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। दूसरा, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न तो अत्यंत संक्षिप्त लिखें और न ही अनावश्यक रूप से विस्तृत करें। तीसरा, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। प्रश्न 8, कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले क्या क्या शर्त अनिवार्य हैं? कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं, और यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसके अतिरिक्त कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करने के लिए कहानी की विषय वस्तु को, कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर दृश्यों में विभाजित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई घटना एक स्थान और एक समय में ही घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। प्रश्न 9, कहानी और नाटक की समानता बताइए। कहानी और नाटक में बहुत सी समानताएं हैं। इन दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं तथा कहानी और नाटक दोनों ही मनुष्यों का मनोरंजन करते हैं। प्रश्न 10, नाटक से आप क्या समझते हैं? नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से किस प्रकार भिन्न है? नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ अभिनय से है, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में नाटक को काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक और अन्य विधाओं में अंतर। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, किंतु नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है। मंचन के पश्चात ही उसमें संपूर्णता आती है। अतः साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने में समेटे हुए है। प्रश्न 11, दृश्य के क्या क्या कार्य हैं? कहानी या नाटक में प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है जो कथा अनुसार अपनी आवश्यकता पूरी करता है, और उसका ऐसा अंत ऐसा होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर तो वह कथानक को आगे बढ़ाता है तथा दूसरी ओर पात्रों और परिवेशों को संवाद के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है, इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। प्रश्न 12, नाटक लेखन के समय के बंधन का क्या महत्व है, समझाइए। नाटक लेखन के समय के बंधन का महत्व है क्योंकि नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन ही है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा प्रभाव डालता है, इसलिए नाटक को शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पूरा करना होता है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्य काल हो, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल संयोजित होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न 13, नाटक लेखन में किन तत्वों का होना अनिवार्य है? किन्हीं 3 तत्वों पर विचार कीजिए। नाटक लेखन में निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य है। कथ्य या कथानक। नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को शिल्प या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों
या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की ओर हो। संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद हैं। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही वे दर्शकों के मर्म को छुएंगे। भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज़्यादा ध्वनित करे, जो लिखा नहीं गया हो। प्रश्न 14। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। इस कथन के आलोक में नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। नाटक में कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान से टकराहट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथा स्थिति को स्वीकार नहीं करता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। जिस नाटक से असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसी नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही सशक्त साबित होगा। प्रश्न 15। रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषता बताइए। रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सिनेमा व रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं श्रव्य माध्यम है। दूसरा, रेडियो की प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। तीसरा, रेडियो नाटक में एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती। चौथा, रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। पांचवा, पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों के माध्यम से उजागर होती है। छठवां, नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका होती है। प्रश्न 16। कैप्टिव ऑडियंस किसे कहते हैं? सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं और इन आयोजनों के लिए करते हैं। वे अनजान लोगों में एक समूह का हिस्सा बनकर अर्थात भाग बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। इन्हें अंग्रेजी में कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। जब टीवी या रेडियो पर आमतौर पर इंसान अपने घर में बैठकर अपनी मर्जी से कार्यक्रम को देखता है। प्रश्न 17। रेडियो नाटक के समय अनुसार पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या 5 से 6 हो सकती है। 30 से 40 मिनट की अवधि वाले नाटक में पात्रों की संख्या 8 से 12 हो सकती है। यदि 1 घंटे या उससे अधिक की अवधि वाला रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या होती है। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की जाती। प्रश्न 18। रेडियो नाटक में पात्र संबंधी समस्त जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? रेडियो नाटक में पात्र संबंधी समस्त जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी संवादों द्वारा ही उजागर करने होते हैं, क्योंकि यह संवाद प्रधान माध्यम है तथा इसमें उनकी भाषा, व्यवहार तथा उम्र को ध्यान में रखते हुए आवाज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब के साथ साथ भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भाषा से ही पता चलता है कि वे पढ़ा लिखा है या अनपढ़, शहर का है या गांव का, प्रांत का है या